नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। भरोसे का बजट, जी हां, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर दिया है। यह बजट भरोसे का सरकार बता रही है, लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि बजट को लेकर अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। सबसे पहले यदि हम सरकार की बात करें तो सरकार का यह दावा है कि यह बजट ऐसा है जिसमें विभिन्न वर्गों का ख्याल रखा गया है। विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया है। चाहे हम बात करें महिलाओं की, गरीबों की, किसानों की या युवाओं की, सभी पर फोकस करने की बात इस बजट में सरकार ने की है। विपक्ष के अपने दावे हैं, आम लोगों की अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं हम जानने की कोशिश भी इस पैनल डिस्कशन में करेंगे कि इस बजट से आखिरकार आम जनता को क्या मिला, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है उसे क्या लाभ हुआ। जहां तक गांव, गरीब, किसान की बात सरकार करती है तो इनके लिए इस बजट में कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी नीतियां लाई गई हैं जिसके सीधे तौर पर इन्हें फायदा हो सकता है। और सबसे खास यह है कि यह चुनावी साल है, ऐसे में बजट चुनाव के शुरुआती वर्ष में पेश किया जा रहा है और अंतिम में चुनाव है, तो क्या यह सिर्फ एक चुनावी घोषणा पत्र के तहत बजट है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री इस बार भी सदन में यह बजट पेश किया है। ई बजट पेश किया है, टैबलेट के माध्यम से इसे पेश किया गया है, सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से इसे पेश किया है। और जिस तरह से एक संदेश मुख्यमंत्री का बजट पेश करने से पहले आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार हर वर्ग का ध्यान रख रही है, सबके हितों को लेकर चल रही है साथ में, तो क्या उम्मीदों पर यह बजट खरा उतर पाया है, ये जानने की कोशिश होगी इस पैनल डिस्कशन के माध्यम से। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे सबसे पहले हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बने हुए स्टूडियो में बीजेपी प्रवक्ता निश्चय बाजपेयी जी जुड़े हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रवि ग्वालानी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस परिचर्चा में। सबसे पहले हम निश्चय जी आपसे जानना चाहेंगे कि 15 सालों तक आपकी भी सरकार इस प्रदेश में रही है, बजट पेश होते रहे हैं और इस बार कांग्रेस सरकार ने अपने इस साल के अंतिम कार्यकाल का बजट पेश किया है। क्या ये बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाया है? यदि हम पॉलिटिकली ना भी देखें तो एक आम आदमी के तौर पर इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो एक राजनीतिक बजट है, चुनावी बजट है जी। और इसको तो मैं इसको विज्ञापन का बजट बोलना चाहूँगा या वादा खिलाफी का बजट बोलना चाहूँगा। सभी वर्गों को ठगने का काम किया है। ये पांचवा और अंतिम बजट भूपेश बघेल जी का था, जिसमें उन्होंने जितने वादे किए थे, चुनावी वादे, उनको पूरा करने का उनकी प्रतिबद्धता कितनी है, इसको देखने का एक अवसर था। तो अब ये देखा गया कि जैसे किसानों को वादा किया गया था कि 2 साल का बोनस देंगे, उसका उन्होंने कोई प्रावधान नहीं किया, कोई जिक्र नहीं किया, तो ये तय हो गया कि वो नहीं देने वाले हैं। तो वादा खिलाफी क्रमांक 1। दूसरा, उन्होंने कहा था कि वो सिंचाई का रकबा दुगना करेंगे। उनके 5 साल के बजट में सिंचाई को लेकर के कोई बजट ही नहीं था और इस बजट में भी कोई बजट नहीं है। तो उनकी वादा खिलाफी क्रमांक 2, सिंचाई के लिए भी, सिंचाई की ठोस व्यवस्था के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। युवाओं को 2500 रुपये जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, अभी पिछले ही दिनों विधानसभा के पटल पे एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने एक संख्या दी सरकार ने कि 18,79,126 ऐसे पंजीकृत बेरोजगार हैं। उनके 2500 रुपये अगर 5 साल का हम जोड़ते हैं, जो कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में था, तो वो करीब 28,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसा होता है। उसका कोई जिक्र ही नहीं है। एक नई स्कीम ये लेके आए हैं 250 करोड़ की, मतलब एक एक व्यक्ति के हिस्से में कुछ 1500 रुपये, 1700 रुपये, ऐसा करके इन्होंने एक मजाक करने का काम किया है, वो भी 2 साल के लिए और नई योजना के नाम पर लाएँ। तो 5 साल के जो बेरोजगारी भत्ते का क्या होगा, इसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया है। इसके साथ साथ महिलाओं के साथ जो शराबबंदी का वादा किया था, उसको लेकर के इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। सीधा संबंध रेवेन्यू से होता है शराबबंदी का, तो इससे ये भी तय हो गया कि ये शराबबंदी भी करने वाले नहीं हैं और इन्होंने इसकी कोई भी घोषणा नहीं की। बुजुर्गों को इन्होंने 1000 रुपये पेंशन देने का वादा किया था अपने चुनाव में, 5 साल हो गए और 5 साल में अभी इस बार इस बजट में उन्होंने, जो कि एक 6 महीने का बजट है, अभी 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जो है आचार संहिता लग जाएगी, तो इनको लागू भी कुछ करना नहीं पड़ेगा, आने वाला देखेगा, ऐसा इनकी सोच है। तो बुजुर्गों की पेंशन 1000 रुपये नहीं की, 350 से 500 करने का एक उन्होंने अभी घोषणा की है। कर्मचारी संगठनों में बहुत सारे कर्मचारी संगठन हैं, स्वास्थ्य संगठन हैं, सफाई कर्मी संगठन हैं, अनियमित वेतनभोगी हैं, पंचायत कर्मी, इन सब के साथ कोई भी इनके लिए काम नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर के इन्होंने पहले भी प्रावधान किया था और उसके बाद पैसे जमा नहीं किए, इसलिए राशि रुकी और उसके बाद इन्होंने वापस कर दिया। और मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट बोला था कि प्रधानमंत्री आवास है तो प्रधानमंत्री पैसा देंगे, हम क्यों पैसा देंगे, राज्य क्यों पैसा देगी। और इस बार
जब गरीबों की बात को भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, आवासहीनों की बात को उठाया और दबाव बना है, तो उन्होंने दिखावे के लिए जरूर कुछ मकान का कर दिया है। और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के समय में मकान बने थे 6.5 लाख से ज़्यादा, उनको जोड़ करके बताया कि 8 लाख मकान बन गए हैं। उसमें से 6.5 लाख के आसपास के मकान तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बने थे। और ये तय है कि उन पूरे जो गरीब कच्चे मकान वाले हैं उनके साथ धोखा करने का काम किया है इस सरकार ने। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बोलूंगा, जो जैसे हम बैलेंस शीट को देखते हैं उससे आर्थिक व्यवस्था समझ में आती है, उसकी आर्थिक सेहत समझ में आती है। जो ब्याज है जो चुकाती है राज्य सरकार, पिछले 5 वर्षों में वो दुगना हो गया है। इसका आशय यह है कि इनका कर्जा भी दुगना हो गया है। यानी मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि अगर आप राजस्व प्राप्तियों को देखेंगे और राजस्व का जो खर्चा कर रहे हैं, तो ये खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, जितनी चादर नहीं उससे ज़्यादा पांव पसार रहे हैं, इसलिए लगातार कर्जे की स्थिति बन रही है। मैंने 5 साल के आंकड़े रखे हैं, मैं आपको बताऊंगा जी। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसा बजट है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और झूठे वादों के साथ जो इन्होंने पिछली बार चुनाव जीता था उसके सारे चीज़ों को वादा खिलाफी कर दिया और नए सिरे से ये वादा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने पहली बार देखा कि किसी बजट में, राज्य के बजट में जिसका 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट है, उसमें 10 लाख की जो बिल्डिंग बन रही है, 20 लाख की बिल्डिंग बन रही है, उसका विस्तार में उल्लेख किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बताने की कोशिश की कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। 20 लाख रुपए का 10 लाख रुपए की बिल्डिंग का उल्लेख इस बजट में है, जो 1.25 लाख करोड़ का बजट यानी है। किसी एक बड़ी उपलब्धि के केवल दिखावा है, केवल दिखावा है। आप बोल रहे हैं कि आप जो है शहरी इलाकों में भी आप पार्क बनाएंगे, औद्योगिक पार्क, लघु उद्योगों के लिए पार्क बनाएंगे, उसके लिए प्रावधान 50 करोड़ है, वो केवल होर्डिंग पे लगेगा, इसलिए मैं इसको विज्ञापन का बजट बोलता हूं। चलिए, तो बीजेपी इसे विज्ञापन का बजट बता रही है रवि जी, और साथ ही ये भी कहना है कि ये तो सिर्फ एक चुनावी बजट है, विज्ञापन का बजट है जिसका क्रियान्वयन नहीं होना है। लेकिन आपकी सरकार निश्चित तौर पर इस बजट को एक बहुत वृहद रूप में देख रही है। तो क्या निश्चय जी की इन बातों से आप सहमति रखते हैं? क्योंकि अब चुनावी वर्ष है, इस साल के चुनाव में तैयारी भी करनी है सरकार को, तो ऐसे में घोषणाएं तो कई हैं, लेकिन क्या धरातल पर ही उतर पाएंगी? देखिए शर्मा जी, निश्चय जी की बात को मैं बहुत अच्छे से सुन रहा था जी। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो बजट में प्रावधान और जो चीजें आई हैं वो शायद निश्चय जी ने पढ़ी ही नहीं है, उन्होंने देखी ही नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी की उसके ऊपर नजर ही नहीं गई है। कुछ भी कह देना कि यह चुनावी बजट है, चुनावी वर्ष है, यह आसान होगा, लेकिन जब आप धरातल पर जाते हैं और जब वहां पे लोगों से पूछते हैं उन्हें क्या चाहिए और उनके अनुरूप अगर किसी ने काम किया है तो वो भूपेश बघेल जी ने किया है। भूपेश है तो भरोसा है, यह भरोसे का बजट है। मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा। आज के समय में शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता हमारी सरकार ने बोला था, वो अभी हमने पूरा किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 6800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 43% की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो पहले 25,000 थी उसको बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया है। आज के समय में हमने 101 नए अंग्रेजी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल को खोलने की बात कही है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, लेकिन एक भी इंग्लिश मीडियम स्कूल भारतीय जनता पार्टी के समय में नहीं मिला। यह सिर्फ बातें करते रहते थे, सारी की सारी ढकोसले बातें रही, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। आज अगर हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए अगर कोई सरकार काम कर रही है तो वो भूपेश बघेल जी की सरकार है। जिस प्रकार से लोग अपने प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकाल करके गवर्नमेंट स्कूल में डाल रहे हैं, यह अपने आप में प्रमाण होता है कि जो हमारी नई शिक्षा व्यवस्था है, नई शिक्षा प्रणाली है, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित है। 870 करोड़ रुपए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के ऊपर। कोटा, उन्होंने कोटा के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया है कि जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं क्योंकि फर्दर हायर स्टडीज के लिए, तो वहां भी हमारी सरकार जो है एक भवन बनाएगी। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पैसे दिए गए हैं। लोक निर्माण के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी का ध्यान केंद्रित रहा है, जिसमें सड़कों की बात करी गई है। छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना के अंतर्गत 837 करोड़, नवीन सड़क एवं पुलों विकास के लिए 770 करोड़, खारून रिवर फ्रंट के लिए 10 करोड़, नवीन विश्राम गृह निर्माण के लिए बिलासपुर में पैसा दिया गया है। 4 नए जो है हम
यहाँ पे कॉलेज खोलने जा रहे हैं, ये मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं, हवाई पट्टी के ऊपर विचार किया जा रहा है, कोरबा में नए किस तरह से वहां डेवलपमेंट हो, वहां पर एरोड्रम बने, उस पर बात की जा रही है। नई मेट्रो रेल कैसे कनेक्ट हो सकती है दुर्ग से लेकर मेट्रो लाइन चलेगी। निश्चय जी, जब विकास इतना हो रहा है तो फिर बीजेपी को आपत्ति क्यों है इस बजट पर? जी, तो हमारी सरकार, रवि भाई बहुत अच्छी बातें बता रहे थे, तो मैं थोड़ा सा ध्यान, हमने पढ़ा नहीं बजट, मैं बोलूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना बजट पढ़ा है, उनके उद्बोधन में 41 नंबर का पॉइंट है। भाई साहब आप थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। एक 35 लाख रुपए का किसान सुविधा केंद्र खुलना है। जी तो मैं चुप था, आप मुझे बोलने दीजिए। नहीं, अमित जी ने बोला इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जी पूरी करें निश्चय जी बात। जी जी, अमित जी बोले इसलिए बोल रहा हूँ रवि भाई, मैं आपके बीच में नहीं काट रहा हूँ। बिल्कुल, दोनों को बराबर मौका दिया जाएगा। और मैं आपका ध्यान 42वें नंबर पे भी खींचना चाहता हूँ, जहाँ पे 20 लाख रुपए के एक भवन निर्माण के नवीन मद की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। 25 अलग अलग जिलों का नाम लिया, पर्याप्त समय लिया, 10-10 लाख रुपए के जो है, ठीक है, ये बजट होता है नीतिगत। मैं आपको ये कहना चाहता कि जो विज्ञापन का बजट है, आपने इतनी सारी योजनाएं बता दी, आपने क्या वादा किया था क्या कि आप बुजुर्गों को 1000 रुपए के पेंशन देंगे? आप थोड़ा पलटिए ना अपने घोषणा पत्र को, उसको तो पढ़िए। सुनिए ना, मेरे को बोलने दीजिए। मैं तो आप जो बोले मैं बजट नहीं पढ़, मैं तो आपको बजट पढ़ के बता रहा हूं। जो आपका ऋण, आपने जो ऋण को डबल कर दिया है, आपका ब्याज जो है ना भाई साहब, 3652 करोड़ से बढ़कर के 7222 करोड़ रुपए हो गया। ये कैसे हो गया है? आप इसका जवाब देना चाहिए। आपने जो छत्तीसगढ़ की आर्थिक सेहत को खराब करने का काम किया है, और आपने विलासिता की चीजें तो बनाई हैं जिसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, वो काम किया, लेकिन गरीबों के छत छीनने का काम किया। 16 लाख हमारे गरीब भाइयों का, कच्चे मकान वालों का छत छीनने का काम किया, उसका प्रावधान इसमें नहीं है। आपने युवाओं को 2500 रुपए का किया था वादा, आपको याद होगा, और सरकार ने एक आंकड़ा दिया, 18,80,000 बेरोजगार हैं पंजीकृत 7 फरवरी की डेट में 2023 में। उनका 28,000 करोड़ से ज्यादा पैसा होता है, वो कहाँ है बताइए? बजट में, मैं तो बजट में आप बता दीजिए, मैं देखना चाहता हूं। शराबबंदी बोले थे, शराबबंदी का क्या हुआ है आप बताइए? जवाब ले लेते हैं रवि जी, बात पूरी करें। प्रबंधन हमको भारतीय जनता पार्टी से नहीं सीखना है शर्मा जी। आप अगर बजट को देखेंगे, 1,21,000 करोड़ का जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, उसमें 1,06,000 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्तियां हैं, 15,000 करोड़ रुपए का जो है वो पूंजीगत प्राप्तियां हैं। 1,06,000 राजस्व प्राप्तियों में खर्चे काटने के बाद 3500 करोड़ रुपए प्रॉफिट की बात कही गई है, लाभ का बजट पेश किया गया है। जितना भी ऋण सरकार ने लिया है, उस ऋण को के ब्याज को अगर हम पटा देंगे, उसके बाद 3500 करोड़ रुपए के प्रॉफिट यानी लाभ की बात कही गई है। भारतीय जनता पार्टी को वित्त मैनेज करना आता ही नहीं था, इसीलिए ये हर बार जो है वो आप लोन ले रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, करते हैं बातें। आप कैलकुलेशंस पर भी तो ध्यान दे दीजिए। सारे खर्चे, सारे ब्याज की, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस काटने के बाद 3500 करोड़ रुपए के प्रॉफिट की बात की जा रही है। तो क्या यह अच्छी बात नहीं है? अगर कोई सरकार जनता के लिए अगर बात कर रही है, तो उसके बाद कोई नया कर नहीं लगा रही है, 5 साल में किसी भी प्रकार का नया कर नहीं लगा गया है, उसके बाद भी हम प्रॉफिट पे अगर बजट पेश कर रहे हैं, अगर लाभ का बजट पेश कर रहे हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को दर्द हो रहा है। आपने कितने वादे किए थे मुझे आप बताइए? बोनस की बात तो आपने कही थी ना। पिछले वादों पर भी हम बात करेंगे। रवि जी, निश्चय जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। गंगेश जी, जिस तरह से राजनीतिक बातों से इतर यदि हम देखें, तो सीधे तौर पर आपसे मेरा यही सवाल है कि आम व्यक्ति को इस बजट से क्या मिला, कितना नीतिगत बजट इसे माना जाए? देखिए, आम व्यक्ति यानी मिडिल क्लास वर्ग के लिए खासतौर पे कल जब भूपेश बघेल जी ने पूर्व संध्या में जब अपना भाषण दिया था, उसमें कहा था कि भरोसे का बजट पेश करेंगे। तो भरोसे के बजट का इसमें यह अर्थ निकाला गया कि आम व्यक्ति जो है, मिडिल क्लास वर्ग, वो भी इसमें उसको कुछ ना कुछ इसमें एक बड़ी घोषणा उसके लिए होगी। हमारी आधी आबादी है महिलाओं की, 50%, 3 महिला अफसर इसमें इन्वॉल्व है बजट बनाने में। तो मुझे लगा था कि इसमें एक महिलाओं के लिए कोई बड़ी घोषणा जरूर होगी। वो दोनों चीज इसमें मिसिंग दिख रही हैं। तीसरा पार्ट में पत्रकारों की बात करता हूँ। पत्रकारों के लिए 2018 के चुनाव के घोषणा पत्र में स्पष्ट प्रावधान था कि सुरक्षा कानून लाया जाएगा, पत्रकार सुरक्षा कानून का प्रावधान लाया जाएगा। उसके पहले पत्रकारों की कई बार समितियां बनी और टीएस सिंहदेव जी के पास ड्राफ्ट भी तैयार था। इसका मतलब यह था कि पहले बजट में ही उसको लाया जा सकता था, इस पे कोई बजट एक्स्ट्रा खर्च करने वाली बात भी नहीं थी। लेकिन पत्रकार सुरक्षा कानून 4 बजट में नहीं आया। इस बजट के पहले भी कई बार चर्चा हुई
उसमें भी जिक्र आया कि ला सकते हैं, लेकिन पत्रकार सुरक्षा कानून इस बजट में मिसिंग है। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर लगातार मांग उठ रही है और अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री जी ने प्रेस क्लब कार्यक्रम में, कुछ और संगठनों के कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया कि पत्रकार सुरक्षा कानून को भी लाएंगे, और वो भी इस बजट में मिसिंग दिख रहा है। जबकि हो ये ना, इसमें सिर्फ एक प्रावधान दिख रहा है जिसमें कि पत्रकारों को 25 लाख तक के लोन की कुछ ब्याज भी छूट देंगे। सुरक्षा की इसलिए जरूरत है अमित जी कि देखिए, अभी पिछले सरकार में बहुत नक्सली घटनाएं होती थी तो हत्याएं होती थी पत्रकारों की, उस समय इसके प्रावधान थे। अभी यही स्थिति है, आपको बताएं, गरियाबंद में 40 मेन स्ट्रीम के पत्रकार हैं, 40 पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज है। सरगुजा में एक ऐसा पत्रकार है जिसने गौ तस्करों के खिलाफ रिपोर्ट किए, पूरी पुलिस उसमें लॉबी करके उसको लगभग 6-7 महीने तक वो जेल में रहा, अभी ले देके उसकी जमानत हुई है। उसके पीछे अगर कोई पत्रकार सहयोग कर रहा था तो उसके परिवार, उसको भी एट्रोसिटी एक्ट के तहत कहीं ना कहीं उसको बंदी बना के कहीं ना कहीं उसको घेरा जा रहा था। तो इस तरह की राजा की स्थिति अगर अफसर सही जिस तरह से हावी पत्रकारों पर हावी होने का प्रयास कर रही है, ऐसे में पत्रकार की सुरक्षा बहुत जरूरी है। ये प्रावधान निश्चित तौर पर आना चाहिए था, और इसमें कोई बहुत ज्यादा बजट की कोई, इसके लिए तो कई बार एक डेलीगेशन भी लगातार पत्रकारों को मिलता रहा है। तो ये एक बड़ा मिसिंग पार्ट है, और कहीं ना कहीं पत्रकारों का भरोसा, और ऐसे स्थिति में भरोसा नहीं हो रहा पत्रकारों को जब दो बड़े पत्रकार उनके सलाहकार मंडल में है, एक मीडिया सलाहकार है और एक राजनीतिक सलाहकार है। ये दोनों सलाहकार किस तरह की सलाह दिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये चीज तो कम से कम ये दो प्रावधान निश्चित तौर पर इसमें आना चाहिए था इस बजट में, तो भरोसा पत्रकारों का और जागता। जबकि भूपेश बघेल जी जब पहली बार आए थे बन के, तो उन्होंने कहा था कि अब किसी भी को, हर कलम को निर्भीकता से लिखने का मौका मिलेगा, किसी पत्रकार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, मतलब कभी डर के उसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, संरक्षण मिलेगा। तो वो बात तो अभी तक इस बजट में मिसिंग है। तो एक ये तो निश्चित तौर पर पत्रकारों के लिए बहुत पत्रकारों के लिए, लेकिन युवाओं को क्या मिला? हाँ, युवाओं के लिए भी देखिए, युवाओं के लिए बहुत ज्यादा इसमें प्रावधान दिख रहा है। कुछ स्पोर्ट्स के प्रावधान बहुत अच्छे हैं, जैसे झीरम में इन्होंने कहा है कि झीरम में स्पोर्ट्स एकेडमी खोलेंगे। झीरम वो जगह है जहाँ पे 2014 चुनाव के पहले उनकी एक पीढ़ी साफ हो गई थी कांग्रेस की, उस जगह पे। हाँ, सोचिए उस जगह पे अगर ये स्पोर्ट्स एकेडमी खोलते हैं तो एक बड़ी सफलता हुई कांग्रेस के लिए। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कॉमनवेल्थ गेम के उस रिकमेंडेशन को भी इनको स्टडी करना चाहिए कि जब पिछली सरकार के कार्यकाल में कॉमनवेल्थ की एक टीम आई थी, उन्होंने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वे किया था, तो यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम आयोजन करने के लिए केवल 24% के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी लगभग 76% के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग है। तो स्पोर्ट्स के लिए, और उसमें उन्होंने एक सचिवालय बनाने की, खेल सचिवालय बनाने का रिकमेंडेशन किया था नया रायपुर में बना के, और उसको इस जिम्मेदारी को उठा के एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने की जरूरत है छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स को लेकर, तब कॉमनवेल्थ जैसे बड़े गेम यहाँ आयोजित किए जा सकते हैं। तो उस पर भी फोकस करना चाहिए था, जो अभी तक किसी बजट में नहीं दिखा और मिसिंग है। तो इस तरह से कई सारी चीजें ऐसे जो इस बजट में आनी चाहिए थी, जो नहीं आ पाई हैं। निश्चय जी, इसके अलावा और किन बातों को आप देखते हैं? देखिए, मैं रवि ग्वालानी भाई हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत काबिल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वो क्या है, वो जैसे डॉक्टर जो होता है ना, मरीज को पूरी तरीके से स्कैन कर लेता है, ये फाइनेंशियल्स को स्कैन कर लेते हैं। मैं इनके ध्यान में एक दो बातें लाना चाहता हूँ। 19-20 में भाई साहब आपने राजस्व प्राप्तियाँ 85,000 करोड़ का बजट अनुमान किया था, आपको 63,000 करोड़ रुपए आपने पाया, खर्चा किया 73,000 करोड़। 85,000 करोड़ बोल के 73,000 खर्चा कर दिया, आया 63,000। आपको पता था 63,000 आएगा। 20-21 में फिर आपने 85,000 से अधिक, 85,500 ऐसा कुछ आपने बजट कर दिया, और आपकी वास्तविक प्राप्तियां हुई 63,000 करोड़, आपने खर्चा कर दिया 70,000 करोड़। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं भाई साहब, फाइनेंशियल हेल्थ जो होती है ना, जो एक्चुअल में डेटा हैं, आप देखिए, खंगालिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को कर्जे में लाद दिया जा रहा है, और वित्तीय कुप्रबंधन का इससे गहरा कोई उदाहरण नहीं हो सकता जो हमने छत्तीसगढ़ में इन पिछले 5 सालों में देखा है। इसमें कोई सुधार का काम इस पार्टी ने नहीं किया। और मैं एक उदाहरण आपको देना चाह रहा था, जो मैं कह रहा था, विज्ञापन का बजट है 51 नंबर पॉइंट में। आप बोल रहे थे बजट नहीं पढ़ा, पढ़िए, आप पढ़िए। 51 नंबर उनका जो पॉइंट है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। क्या घोषणा की है? मत्स्य महाविद्यालय कवर्धा में बाउंड्री वॉल और आंतरिक सड़क निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान है। एक मत्स्य महाविद्यालय की बाउंड्री वॉल बनाने का उल्लेख इस 1.25 लाख करोड़ के। देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये कुछ कुल मिला के हम बहुत काम कर रहे हैं ऐसा बताना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके पास काम बताने के लिए कुछ है नहीं। महिलाओं के लिए इन्होंने 25 करोड़ रुपए उनके रोजगार के लिए किया है। माननीय मोदी जी के केंद्र सरकार के बजट में 81 लाख महिला समूहों के लिए रोजगार की बात की गई। इन्होंने 25 करोड़, हमारे यहाँ कामकाजी महिलाओं की संख्या 1 करोड़ है छत्तीसगढ़ में, 25 रुपए प्रति महिला आपने प्रावधान किया है।
आप जो है केवल विज्ञापन और ये सब होर्डिंग में ही खर्चा हो जाएगा कि हमने क्या होर्डिंग के लिए बजट बनाया गया है। वास्तव में मैं आपसे बता दे रहा हूं, आज जैसे मैं एक और आपको बताऊं, एक सुकन्या योजना इनकी है जिसमें 2 बच्चियां अगर हैं आपकी तो उसमें 20,000 रुपए का FDR की बात है। उसमें आप पढ़िएगा जो विज्ञापनों में लिखा रहता है कि जो उसके पालक हैं, माँ बाप हैं, उनकी उम्र 59 साल से अधिक होना चाहिए और 60 साल से कम होना चाहिए। आप समझ रहे हैं जी। ये इस तरीके की जो योजनाएं बनती केवल विज्ञापन के लिए, अगर आप उस बीच में आते हैं तो वो कुछ 2, 4, 5, 10 हजार लोगों को उसको भी घुमा फिरा के लाल फीता शाही में फंसा करके देना किसी को कुछ नहीं चाहते। ये केवल बताना चाहते हैं कि हम सबके लिए कर रहे हैं, हमको वोट दे दो, हमको कुर्सी में बैठा दो, हम फिर भ्रष्टाचार करेंगे, कोयला घोटाला करेंगे और यही जितने किस्म के कर रहे हैं ये करेंगे जी। और मैं तो पूरा बजट लेके बैठा हूँ। रवि भाई को और कोई संशय तो और पॉइंट गिना। रवि जी अपनी बात रखें। देखिए आज ये कह रहे हैं, कर्जे की बात कर रहे हैं निश्चय जी। मुझे एक बात बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो क्या उन्होंने कर्जा लिया कि नहीं? जब कर्जे लेने की शुरुआत सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने की, और कर्जा लेकर के इन्होंने क्या किया? मोबाइल फोन बांटे। कर्जा लेकर के इन्होंने क्या किया? स्काई वॉक बनाया। कर्जा लेकर के इन्होंने क्या किया? कंक्रीट का जंगल बनाया। आज जितनी भी बिल्डिंगें इनके द्वारा बनाई गई हैं, उसके कर्जे का ब्याज अभी हमारी वर्तमान सरकार पटा रही है। कांग्रेस पार्टी ने अगर कर्जे का प्रावधान किया तो वो पैसा जनता के खाते में गया है, वह यहाँ के किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट गया है, जिसका फायदा आज ये हो रहा है कि हर वर्ग के जेब में पैसा है, चारों तरफ खुशहाली है और बेरोजगारी दर हमारे प्रदेश में सबसे कम है। तो आप एक बात समझिए, कर्जे की बात तो आप हमसे ना ही करिए, क्योंकि कर्जा शुरुआत आपने की और आज जिसके कारण हम मजबूर हो गए हैं। आज हमारी सरकार की नीतियों पर आप बात करिए। आज हम अगर एरोसिटी की बात कर रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। आज हम सिरपुर विकास प्राधिकरण पर प्रावधान कर रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। आज अगर मां कौशल्या के नाम से योजना बनाई जा रही है तो आपको तकलीफ हो रही है। राम वन पथ गमन के लिए खर्चा किया जा रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। अगर इंटरनेशनल बैडमिंटन एकेडमी के लिए अगर सरकार यहां पर प्रावधान कर रही है तो आपको तकलीफ हो रही है। अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है उसको अगर हम शहरी क्षेत्र में लाने की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो रही है। 20 स्पोक पॉलिसी के अंतर्गत अगर बड़े उद्योगों की बात की जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो रही है। तो इनको तो सिर्फ तकलीफें ही हैं। और अगर आप वास्तविकता में देखेंगे तो 15 साल में इन्होंने छत्तीसगढ़ को इतना पीछे भेज दिया था, उसको जमीन से निकाल करके आगे दौड़ाने का काम कोरोना के समय भी तकलीफ के टाइम में निकलते हुए अगर कोई काम कर रहा है तो वो भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। आज हम लाभ का बजट पेश कर रहे हैं तो कैलकुलेशंस के साथ पेश कर रहे हैं निश्चय जी, ऐसे कोई हवाई में कोई फिगर नहीं किए जाते। बजट पेश हो रहा है। निश्चय जी आपके पास जाने से पहले हम रुक कर लेंगे गंगेश जी का। गंगेश जी, कर्ज की बात है, वर्तमान स्थिति में सरकार का यह दावा है कि जो सांख्यिकी सर्वे पेश किया गया है बीते दिनों पर कैपिटा इनकम जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ी है, लगातार जो जीडीपी है छत्तीसगढ़ की उसे बढ़ते हुए दर्शाया गया। लेकिन वास्तविकता के तौर पर, वास्तविकता की अगर हम बात करें तो किस स्थिति में छत्तीसगढ़ प्रदेश को आप देखते हैं? क्या वाकई ये राज्य ऐसा है जो कर्ज के बोझ से दबा जा रहा था, या फिर अब स्थिति पहले से बेहतर आप मानते हैं? नहीं, देखिए कर्ज की जो स्थिति है जी, जैसा कि बजट पेश किया, बजट के हिसाब से तो कर्ज की अभी बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक स्थिति नहीं है। और इसमें कोई दो मत नहीं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने में जी इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। 4 साल से इनका जो पूरा फोकस रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ही रहा है। किसानों को लगातार इन्होंने धान की अच्छी कीमत दी है और कई सारी नई फसलों को इन्होंने लाया है। खासतौर पर अभी मिलेट्स की बात हो रही है, पूरे नेशनल लेवल में मिलेट्स की बात हो रही है। रागी, कोदो, कुटकी की जो बात हो रही है उसके उत्पादन को लेकर भी इस बजट में कोई बड़ा प्रावधान होना चाहिए था। और मुझे लगता है हो सकता है कृषि बजट में ये बात आए, क्योंकि देखिए इसको नेशनल लेवल पे इसलिए मिल रहा है प्रमोशन कि कई सारी बीमारियों में जैसे कोदो है, ये खासतौर पे कहना चाहिए शुगर के पेशेंट लोग, हाँ उनके लिए बहुत फायदेमंद है और इसका अच्छा मार्केट बन चुका है पूरे देश स्तर में। और ये छत्तीसगढ़ में बहुत आसानी से उग जाता है और ज्यादा इस पे खर्च भी नहीं आता है। तो चूंकि धान का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है अपने प्रदेश में, और सच्चाई ये है कि धान खरीद तो रही सरकार लेकिन उसको सुरक्षित रख पाने में भी सक्षम नहीं है।
खुले में धान पड़े हैं सब जगह, केप कवर लगाने की व्यवस्था नहीं है, तो बहुत बड़ी पैमाने पर धान सड़ते भी हैं। तो इससे बेहतर हुआ कि फसलों को शिफ्ट किया जाए। और फसल चक्र की बात, जब पहली बार छत्तीसगढ़ की में सरकार बनी थी, जोगी जी के शासनकाल में फसल चक्र की शुरुआत हुई थी, वो बहुत अच्छी स्कीम थी। उस स्कीम पे वापस लौटना चाहिए। कुछ बृजमोहन अग्रवाल जी ने पिछले कार्यकाल में इस बात को लागू करने का प्रयास किया था, दलहन फसलों को, जिसको कैश क्रॉप बोला जाता है। धान का कटोरा से धन का कटोरा बनाने की जो बात आज भूपेश बघेल जी कही है, मुझे लगता है कि केवल धान पे फोकस न करके कैश क्रॉप पे फोकस किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा और यहाँ के लोगों की समृद्धि और बढ़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। निश्चय जी, 30 सेकंड आपकी बात रखने के लिए, और फिर रवि जी आपके पास हम जाएंगे और फिर कार्यक्रम का समापन होगा। जी देखिए, रवि जी ने बोला कि किसानों के खाते में हमने कर्जा लेके पैसा डाला है। मैं एक बात बता दूं रवि भाई, आपने पिछले 5 सालों में 5 लाख रुपए का बजट पेश किया है। उसमें से पॉइंट क्रमांक 2 में माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि 2019 से लेकर अभी तक हमने कुल राजीव न्याय योजना में 16,000 करोड़ रुपया, 16,400 15,000 करोड़ रुपए दिया है। 5 लाख करोड़ में 16,000 करोड़ आपने किसानों के खाते में डाल दिया। उसके नाम पे आपने 70,000 करोड़ का कर्जा ले लिया और दोषी बना रहे हैं किसान को। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि भूपेश बघेल जी इस बात को बोलते हैं कि 1.5 लाख करोड़ हमने किसानों के खाते में डाला, उसमें मोदी जी का दिया हुआ पैसा है। ये तो अच्छा हुआ इस बजट में खुल गया। 16,000 करोड़ मात्र भूपेश बघेल जी ने दिया है, जो इस बजट में उन्होंने बता दिया है। 5 साल में 16,000 करोड़ दिया है और बाकी पूरा पैसा 1.25 लाख करोड़ मोदी सरकार ने दिया है। ये सच्चाई खुल गई है, बहुत अच्छा हुआ। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, कर्जे में समस्या नहीं है और कर्जे की भयावहता का अंदाज नहीं है। जिनको फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पढ़ना आता है उनको पता है कि ब्याज का दुगना हो जाना क्या होता है 5 साल में, कर्जे का दुगना हो जाना क्या होता है 5 साल में। लगातार आपकी जो आमदनी है वो कम है और आपके खर्चे ज्यादा हैं। आप किसान को पैसा नहीं दे रहे हैं, किसान के नाम पर आप केवल लूट मचा रहे हैं, उसको दोषी ठहरा रहे हैं। और एक छोटी बात और कहना चाहूंगा, इन पूरे किसानों में सबसे ज्यादा जो संख्या है ना भैया, आधा एकड़ 60 डिसमिल 40 डिसमिल वाले किसानों की, उनको कितना पैसा दे रहे हैं आप? उनको आप कर्जा कितना देते हैं? 5-7 हजार रुपया उनका कर्जा माफी किया, 5,000 रुपया आपने, और आप उसको साल का देते हैं 3,000-4,000 रुपया। उससे ज्यादा तो मोदी जी दे देते हैं 6,000 रुपया। और उसको आप जो गोबर जबरदस्ती बेचते हैं ना, और उसको जो आप खाद की कालाबाजारी करते हैं, उसका नुकसान 5,000 रुपए का होता है। छोटा किसान बहुत परेशान है। आपने कोई पैसा उन किसानों को नहीं दिया है, केवल आपने जो लाभ पहुंचा है, कुछ लोगों को लाभ पहुंचा है, और आप इस बात का दावा भरते हैं। ये बहुत गलत बात है। इस बजट में छोटे किसानों को राहत देने के लिए कोई काम आपने नहीं किया। जी चलिए रवि जी, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। जी जी रवि जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, तो रवि जी से संपर्क नहीं हो पाया और इस बात का मलाल जरूर है कि निश्चय जी आपकी बात का जवाब नहीं दे पाए। रवि जी, फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये बजट की सियासत काफी, उन्होंने बोल दिया ना पढ़ा नहीं है, तो जी लेके बैठा हुआ, एक एक पॉइंट नंबर से बता रहा हूँ कि पढ़ लो पहले आप जाके। चलिए, तो बजट की सियासत बहुत आगे तक जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का दावा है कि सभी वर्गों का ध्यान इसमें रखा गया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कुछ लूप होल्स भी इस बजट में है। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार मानते हैं कि कुछ चीजें बेहतर हैं, लेकिन कुछ चीजें और होती तो बजट और भी ज्यादा बेहतर हो सकता था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़कर इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।